प्यारे बच्चों नमस्कार। मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। तो 11th क्लास की इस मैथमेटिक्स क्लास में हम सेट चैप्टर नंबर फर्स्ट जो आपका 11th में है समुच्चय सेट्स, इसकी जानकारी लेते हैं। ठीक है, तो सेट्स होते क्या हैं? ठीक है, तो जो सेट होते हैं इसका डिस्कवर जो किया था वो हमारा जर्मन के एक मैथमेटिशियन थे। कहाँ के? जर्मन के एक मैथमेटिशियन जॉर्ज कैंटर। जॉर्ज कैंटर, ये आपके जर्मन के जॉर्ज कैंटर जो मैथमेटिशियन थे उनने सेट थ्योरी का को डेवलप किया है। ठीक है, और मैथमेटिक्स के डेवलपमेंट के लिए ये सेट थ्योरी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब ये तो जर्मन के जॉर्ज कैंटर ने इसको डिस्कवर किया। अब उन्होंने इसको डिस्कवर करके कैसे डिफाइन किया है उसका हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको देते हैं। ठीक है, तो ध्यान देंगे सेट थ्योरी आपने इन जूनियर क्लासेस में पढ़ लिया है। 10th तक जो आपने पढ़ा था उसमें आपने बहुत सारे सेट्स के बारे में पढ़ लिया है, लेकिन उस टाइम पर आपको ये जानकारी नहीं थी कि इसको हम सेट्स कहते हैं। ठीक है, तो सेट्स होते क्या हैं? ठीक है, पहले इसकी डेफिनेशन हम बनाते हैं। ठीक है, तो हम कहते क्या हैं? अवयव, अवयव या वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह क्या कहलाता है? समुच्चय कहलाता है। ठीक है, तो सेट क्या होगा? अवयव या वस्तुओं का, या इसको आप ये कह सकते हैं अवयवों या वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह क्या कहलाता है? समुच्चय कहलाता है। ठीक है, इट मीन्स, तो इसको अगर हम कहें तो क्या कहेंगे इसको हम? वेल डिफाइंड। एक इंग्लिश में भी इस डेफिनेशन को थोड़ा बहुत नोट करेंगे क्योंकि इंग्लिश वर्डिंग भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में पता होना चाहिए किसको क्या कहते हैं। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, well defined object collection is called sets। क्लियर? तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, वेल डिफाइंड का मतलब इसको हम कहते हैं सुपरिभाषित। ठीक है, तो यहाँ पर होगा क्या? वस्तुओं का एक सुपरिभाषित संग्रह जो होगा वेल डिफाइंड, उसको हम सेट कहेंगे। ठीक है, अब वेल डिफाइंड का मतलब क्या हुआ? जैसे हम एक फॉर एग्जाम्पल कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लेंगे, ठीक, दो से विभाज्य संख्याओं का संग्रह क्या होगा? मेरा एक सेट होगा। अर्थात जो भी संख्याएं दो से विभाजित होंगी उनका संग्रह एक समुच्चय बनाएगा। क्यों बनाएगा? क्योंकि देखिए दो से विभाज्य संख्याओं का जो संग्रह है वो सुपरिभाषित है, अर्थात वेल डिफाइन है। वेल डिफाइन का मतलब है कि जो भी सेट के अंदर वही एलिमेंट आएंगे जिनकी कोई ना कोई एक फिक्स परिभाषा होगी, अर्थात फिक्स डेफिनेशन होनी चाहिए। ठीक है, अर्थात ऐसे एलिमेंट जिनकी डेफिनेशन फिक्स है, अर्थात ऐसे ग्रुप ऑफ एलिमेंट जिनकी डेफिनेशन फिक्स है, तो उनका जो ग्रुप बनेगा वो हमारा क्या बन जाएगा? एक सेट बन जाएगा। ठीक है, जैसे दो से विभाजित संख्याओं का संग्रह जो बनेगा वो मेरा क्या बनेगा? एक सेट बनेगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा संग्रह क्या बनाएगा? एक सेट बनाएगा। क्यों? क्योंकि दो से विभाज्य संख्याओं का जो संग्रह है वो एक वेल डिफाइंड है। क्यों? क्योंकि दो से विभाज्य संख्याओं की एक परिभाषा दी गई है। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूं परिमेय संख्याओं का संग्रह, परिमेय संख्याओं का क्या संग्रह, ये भी मेरा क्या बनाएगा? एक सेट बनाएगा। क्यों? क्योंकि परिमेय संख्याओं की आपकी परिभाषा दी गई है। ठीक है, जैसे मैं कहूं वर्ष के महीनों का संग्रह, वर्ष के महीनों का संग्रह, तो वर्ष के महीनों का संग्रह भी हमारा क्या है कि डिफाइन है। क्योंकि वर्ष के महीने किसके द्वारा डिफाइन होते हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो वर्ष के महीनों का संग्रह भी मेरा क्या बनेगा? एक सेट बनेगा। ठीक हो गया। अब मैं कहूं, जैसे मैं कह दूं कि दुनिया
के खतरनाक जानवरों का संग्रह। अगर मैं कहूँ दुनिया के खतरनाक जानवरों का संग्रह ये सेट नहीं बनाएगा। क्यों? ये दुनिया के खतरनाक जानवरों का संग्रह एक सेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपको पता है कौन सा जानवर खतरनाक है, कौन सा जानवर खतरनाक नहीं है। क्योंकि खतरनाक जानवर की कोई भी डेफिनेशन नहीं है। क्यों? कोई वेल डिफाइन है खतरनाक जानवर? बताइए क्यों? क्योंकि खतरनाक जानवर, कौन सा जानवर खतरनाक है, इसकी कोई भी एक व्यवस्थित परिभाषा नहीं है। ठीक है, तो इसलिए दुनिया के खतरनाक जानवरों का संग्रह यह हमारा एक सेट नहीं बनाएगा, क्योंकि ये वेल डिफाइन नहीं है। तो इसलिए जो सेट होगा वो होगा क्या कि सेट में होना क्या चाहिए, एक वेल डिफाइन होना चाहिए। अर्थात जो भी एलिमेंट होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, वेल डिफाइन होने चाहिए। ठीक है, और वो उनका जो कलेक्शन बन जाएगा वो हमारा क्या बन जाएगा, एक सेट बन जाएगा। ठीक है, अब ये तो सेट की डेफिनेशन अभी और पढ़ेंगे अभी धीरे धीरे। ठीक है, तो वेल डिफाइन समझ गए। वेल डिफाइन का मतलब हुआ जिसकी कोई ना कोई क्या हो, एक डेफिनेशन हो। ठीक है, अब दूसरी चीज आते हैं कि सेट को हम निरूपित कैसे करते हैं। ठीक है, सेट का समुच्चय का निरूपण। ठीक है, समुच्चय का निरूपण हम कैसे करेंगे, इसको हम निरूपित करने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल अक्षर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, कैपिटल अक्षरों का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ABCD PQRS कुछ भी आप अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल अक्षर लेंगे। और इस सेट को निरूपित करने के लिए अगर मेरे को माना सेट A बनाना है तो A को निरूपित कैसे करूंगा, ये मझला कोष्टक आपने देखा था, कर्ली ब्रैकेट। ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर आपको एलिमेंट लिखने हैं। ये कैसे, कॉमा कॉमा लगा के, ये समझ गए। इसके अंदर एलिमेंट आएंगे, अलग अलग एलिमेंट कॉमा कॉमा करके लिखे जाएंगे। तो ये हमारा सेटों का क्या है, एक निरूपण है कि आप समुच्चय के अंदर अवयवों को कैसे लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, मझले कोष्टक के अंदर लिखेंगे, अवयवों को अलग अलग लिखेंगे और कॉमा के प्रयोग के द्वारा लिखेंगे। ठीक है, क्लियर। ये मेरा क्या हो गया, समुच्चय का निरूपण हो गया। अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल अक्षरों से दिखाएंगे और कर्ली ब्रैकेट के अंदर उन एलिमेंट्स को क्या करेंगे, लिखेंगे। ठीक है, तो इसको नोट भी करेंगे डेफिनेशन को। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक। इसी पर कुछ टेक्निकल वर्ड हैं, इनको भी थोड़ा सा आपने नोट करना है। ठीक है, सेट को निरूपित करने के लिए हम अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल अक्षरों का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं कहूं N, कुछ स्टैंडर्ड सेट आपके बनाए हुए हैं। N का मतलब हुआ प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। प्राकृत संख्याओं का क्या, समुच्चय। ठीक है, अर्थात N का मतलब हुआ द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर। तो कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, तो इसका मतलब अगर इसके अंदर अगर आप एलिमेंट लिखना चाहते हैं तो क्या आएंगे, देखिए प्राकृत संख्याएं 1 2 3 4 डैश डैश डैश। ये देखिए मझले कोष्टक के अंदर लिख दिया ना मैंने, 1 2 3 4 डैश डैश। ये क्या बन गया, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। क्यों? क्योंकि प्राकृत संख्याएं आपके किसके द्वारा डिफाइन है, काउंटेबल नंबर। जो भी गणना के लिए प्रयोग किए जाने वाले नंबर को हम क्या कहते हैं, प्राकृत संख्याएं कहते हैं। तो उनको हमने इस सेट के द्वारा निरूपित कर दिया। ऐसे आपका एक है Z। Z जो होता है वो किसका होता है, पूर्णांकों का समुच्चय। पूर्णांकों का समुच्चय। ठीक है, अब इसको अगर हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, पूर्णांकों के समुच्चय को 0, ±1, ±2, ±3, डैश डैश ऐसे लिख सकते हैं ना। क्यों, या तो 0 होगा या +1 या -1 या +2 -2 +3 -3 डैश डैश इनफाइनाइट जाएगा ना। तो ये हमारे क्या हो गए, पूर्णांकों का समुच्चय। ऐसे ही आपका Q जो है वो इंडिकेशन किसके लिए होगा, परिमेय संख्याओं का समुच्चय। परिमेय संख्याओं का समुच्चय हो जाएगा। ऐसे ही आपका अगर मैं कहूँ R मीन्स रियल नंबर, इसका मतलब होगा वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो ये क्या हो जाएगा, एक रियल नंबर हो जाएगा। तो ये थोड़े से आपके स्टैंडर्ड नेम हैं जिनको आपने नोट करना है। ठीक है, क्लियर। ठीक, अब देखें यहाँ पर हुआ क्या, सपोज दैट मेरे को एक सेट दिया हुआ है। एक सेट क्या दिया हुआ है, कोई भी सेट दिया हुआ है। सेट को हम कैसे लिखते हैं,
सेट ए या समुच्चय ए, ठीक है। समुच्चय ए के अंदर माना अवयव है कोई। अब माना सेट ए लिखा ना मैंने, इसके अंदर कोई एलिमेंट आए हैं, देखिए ये जो मैंने डैश 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 लिखे हैं ये क्या है, इसके अंदर के एलिमेंट है ना। अभी कोई भी एलिमेंट हो सकता है। अब सेट ए के अंदर सपोज दैट इस डैश पर एक अवयव मेरा x है, के अंदर x अवयव है, ठीक है। अवयव को हम किससे लिखेंगे, स्मॉल लेटर से लिखेंगे। सेट को कैपिटल लेटर से, और उसके अंदर के अवयव का इंडिकेशन किससे होगा, स्मॉल लेटर से होगा, इंग्लिश वर्णमाला के। तो सेट ए के अंदर x अवयव है, सेट ए के अंदर क्या है, अवयव x है। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो इसको निरूपित करने के लिए अवयव अंदर x अवयव है का निरूपण इसको हम कैसे निरूपित करेंगे। x, ये दिखा आपको साइन एक, x अवयव है, ये जो लिखा है ना साइन ये दिख रहा है आपको, ये जो साइन बना हुआ है ये किसका है, x अवयव है किसका, a का। समझ गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x अवयव किसके अंदर है, a के अंदर है। क्लियर हो गया। और ये साइन जो है, इस साइन को हम कहते हैं, इसको हम इसका नेम है एप्सिलॉन। क्या है इसका नेम, एप्सिलॉन। एप्सिलॉन, ठीक है, इसका जो उच्चारण है वो एप्सिलॉन है। बट यहाँ पर सेट थ्योरी के अंदर हम इसको क्या कहेंगे, x इज द एलिमेंट ऑफ a या x बिलोंग्स टू a, अर्थात x अवयव का संबंध किससे है, सेट a से है। तो इसका मीनिंग समझ गए। x के अंदर ने सेट a के अंदर x अवयव है का निरूपण हम कैसे करेंगे, x इज द एलिमेंट ऑफ a या x अवयव है किसका, a का। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसके अंदर मैं कुछ अवयव लिखता हूं, ध्यान देंगे, x y z w हो गया। यहाँ पर सपोज दैट, हाँ चलिए x ही ले लेते हैं। अब सपोज दैट ये सेट a के अंदर x था ना, तो उसको मैंने कैसे लिख दिया, x अवयव a का है लिख दिया ना। अब सपोज दैट इसके अंदर x नहीं है, अर्थात x अवयव नहीं है सेट a का, x अवयव नहीं है सेट a का। इसको हम कैसे इंडिकेट करेंगे, का निरूपण x एलिमेंट, ये किसके लिए हुआ, एलिमेंट है, तो नहीं है के लिए क्या हो गया, इसको डज नॉट कर देंगे, x डज नॉट एलिमेंट ऑफ सेट a, अर्थात x अवयव नहीं है किसका, सेट a का हो गया। तो ये मेरा निरूपण किसके लिए है, अवयव है आएगा तो x एलिमेंट a का, और अवयव नहीं है आएगा तो x डज नॉट एलिमेंट ऑफ सेट a हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ टेक्निकल वर्ड्स हैं, इनको आपने थोड़ा सा क्या करना है, नोट कर लेना है। ठीक है, ये टेक्निकल साइन है, एप्सिलॉन जो है अवयव है के लिए आएगा और अवयव नहीं है के लिए बनाएंगे उसको काट देंगे। ठीक है, क्लियर। तो ये भी आपने नोट करना है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इसी पर सेट क्या होते हैं, ठीक है, और उसको हम कैसे इंडिकेट करते हैं ये आपने देख लिया। ठीक है, अब हम आते हैं समुच्चय निरूपण को, जो हमने सेट को इंडिकेट किया था ना, इसको इंडिकेट करने की हमारी मेथड है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, समुच्चय निरूपण की विधियां, समुच्चय निरूपण की विधियां, ठीक है, अर्थात हम समुच्चय को कैसे इंडिकेट करते हैं। ठीक, तो फर्स्ट फॉर्म है रोस्टर या सारणिक विधि, रोस्टर या सारणिक विधि, रोस्टर फॉर्म। ठीक है, अब ये रोस्टर या सारणिक विधि होती क्या है, थोड़ा सा इसको इंडिकेट करते हैं। तो रोस्टर फॉर्म में होता क्या है, जो भी हमारा रोस्टर फॉर्म में होगा उसमें हम करेंगे क्या, जो एलिमेंट होंगे, ठीक है, यहाँ पर हम रोस्टर फॉर्म में करते क्या है उसको इंडिकेट करना है। ठीक है, यहाँ पर रोस्टर फॉर्म में, रोस्टर रूप में मैं समुच्चय के अंदर
समुच्चय के अंदर अवयव को अलग अलग कॉमा लगा के, ठीक है, कॉमा को हम कहते हैं, हाँ, अलग अलग कॉमा के प्रयोग द्वारा लिखते हैं। तो ये हमारा रोस्टर फॉर्म में इंडिकेशन का एक तरीका है। तो रोस्टर रूप में समुच्चय के अंदर अवयव को अलग अलग कॉमा के प्रयोग के द्वारा लिखा जाता है। तो हर अवयव को अलग अलग लिखोगे और किसके द्वारा? कॉमा के द्वारा, ठीक है। अब ध्यान देंगे, जैसे मैं आपसे कहूँ, एग्जाम्पल है, ठीक है, जैसे हम कहें समप्राकृत संख्याओं का समुच्चय, समप्राकृत संख्या का समुच्चय, ठीक है। अब इसको हम लिखेंगे कैसे? रोस्टर फॉर्म में। ये तो हमारी थ्योरी में बन गया। अब इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो समप्राकृत संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती हैं? 2, 4, 6, 8 डैश 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 डैश। तो ये हमारा क्या बन गया? एक समप्राकृत संख्याओं का समुच्चय बन गया, ठीक है। अब ऐसी अगर मैं एग्जाम्पल लिखूं, 10 से कम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, संख्या का समुच्चय, ठीक है। अब 10 से कम हमको अभाज्य संख्याएं लिखनी है, ठीक है। तो 10 से कम अभाज्य संख्याएं क्या होंगी? 2, 3, 5, 7। ये हमारी क्या होगी? 10 से छोटी अभाज्य संख्याएं होगी। देखो हमने लिखा कैसे? अलग अलग अवयव को अलग अलग लिखा है और किसके प्रयोग द्वारा लिखा है? कॉमा के प्रयोग के द्वारा लिखा है। तो इसमें हम करते क्या है कि हर अवयव को अलग अलग लिखेंगे, किसके द्वारा? कॉमा के प्रयोग के द्वारा लिखेंगे। तो बड़ा इजी है, ठीक है। अगर मैं आपसे इसी में कहूँ अल्मोड़ा या उत्तराखंड लेते हैं, UTTARAKHAND, उत्तराखंड शब्द के अक्षरों का समुच्चय लिखते हैं, ठीक है। उत्तराखंड शब्द के अक्षरों का समुच्चय, ठीक है। तो बराबर क्या हो जाएगा? अब उत्तराखंड शब्द के अक्षर लिखेंगे तो हर अवयव को अलग अलग लिखना है कॉमा के प्रयोग के द्वारा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं यू से, U, T, ठीक है। UTT है ना। अब T कितने बार है? 2 बार है। तो 2 बार नहीं लिखेंगे क्योंकि सेट की एक खासियत और है कि सेट के अंदर एक एलिमेंट को आप कितने बार लिखोगे? एक ही बार लिखोगे। जैसे 2 T आए हैं ना, तो 2 बार T नहीं लिखेंगे क्योंकि सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। सेट की खासियत है कि एक एलिमेंट केवल कितने बार आएगा? एक ही बार आएगा। तो उत्तराखंड शब्द के अक्षरों का समुच्चय, तो उत्तराखंड शब्द में कौन कौन से अक्षर आए हैं? एक U आया है, एक 2 बार T आया है। तो 2 बार T है तो इसका मतलब आया कौन सा अक्षर है? T आया है। अब भले 2 बार हो, 3 बार हो, 4 बार हो, पर लिखेंगे हम कितने बार? एक ही बार लिखेंगे। UTAR आ गया, फिर A आया, तो A हमने पहले लिख दिया है, तो अब दोबारा नहीं लिखेंगे क्योंकि एक अक्षर एक ही बार आएगा, ठीक है। फिर क्या आया? K, फिर H, फिर A पहले आ चुका है, अब नहीं लिखेंगे। N और D। ये हमारे उत्तराखंड के शब्द के अक्षरों के द्वारा बनने वाला क्या है? एक समुच्चय है। और ये ख्याल करेंगे कि सेट के अंदर किसी भी अक्षर में कोई भी अक्षर जो है, किसी भी शब्द में कोई भी अक्षर जितने बार आया होगा उससे हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि जब हम सेट बनाएंगे तो एक अक्षर को केवल कितने बार लिखेंगे? हम एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। क्लियर? तो ये हमारे उत्तराखंड शब्द के अक्षरों का क्या हो गया? एक समुच्चय हो गया। क्लियर? तो इसको आपने नोट कर लेना है, ठीक है। अब आते हैं, ये फर्स्ट विधि थी जिसको हमने क्या कहा था? रोस्टर या सारणिक विधि, ठीक है। दूसरा है समुच्चय निर्माण विधि। सेकंड फॉर्म है समुच्चय निर्माण विधि, ठीक है। इसमें इसको हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। अब इस सेट बिल्डर फॉर्म में होता क्या है? अब ध्यान देंगे, पहले डेफिनेशन में हम कहते क्या है? कोई भी समुच्चय जिस परिभाषा से बना होता है,
जिस परिभाषा से बना होता है उस रूप में लिखने को समुच्चय निर्माण रूप कहते हैं। ठीक है, एक प्रोसेस है ये। ठीक, तो आपका जो भी कोई भी समुच्चय आपको जो कोई भी आपको सेट दिया होगा, ठीक है, जो भी आपको सेट दिया है वो सेट जिस डेफिनेशन के द्वारा बना है, क्योंकि हमने क्या कहा था कि वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह, अर्थात कोई भी सेट के अंदर जो एलिमेंट बने हैं वो जिस डेफिनेशन को फॉलो करते हैं, ठीक है, और सारे के सारे अवयव उसी डेफिनेशन को फॉलो करने चाहिए। ठीक है, कोई भी सेट के अंदर जो भी एलिमेंट बने हैं जिस डेफिनेशन को फॉलो करेंगे उस फॉर्म में लिख देने को हम क्या कहेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म कहेंगे। ठीक है, तो इसमें होगा क्या, जैसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा सेट ए लिख दिया। ठीक है, ए है, पहले हम लिखते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5, ए लिख दिया ना, एक सेट है। अब इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं, का समुच्चय निर्माण रूप, लिखा। तो A इक्वल क्या हो जाएगा, देखिए इसके अंदर अवयव क्या है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है। तो इन सारे अवयवों के लिए देखो, ये ध्यान से देखना, 1 2 3 4 5, इन सारे एलिमेंट के लिए मैं एक कॉमन नेम दूंगा। उस नेम को मैं क्या कह दूंगा, यहाँ पर x कह दूंगा। 1 के लिए भी x, 2 के लिए भी x, 3 के लिए भी x, 4 के लिए भी x, 5 के लिए भी x। तो सारे के सारे एलिमेंट का इंडिकेशन मैंने किससे किया है, x। तो इस सेट के अंदर मेरा एलिमेंट क्या आ गया, x आ गया, क्योंकि ये मजला कोष्टक लगा दिया तो इसका मतलब क्या बन गया, सेट बन गया। ठीक है, अब सच दैट, अब ये x है क्या, अब एक चीज देखिए, 1 2 3 4 5 ये है किस परिभाषा को, और ये ख्याल करेंगे जो भी आप नियम बनाओगे उस नियम के द्वारा 1 भी परिभाषित होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा, और उसके अलावा कोई अदर एलिमेंट नहीं आना चाहिए, क्योंकि 1 से लेकर के 5 तक के सारे एलिमेंट आ जाने चाहिए, एक्स्ट्रा भी नहीं आएगा और कम भी नहीं होगा। ठीक है, सच दैट x क्या है, देखिए 1 2 3 4 5 एक प्राकृत संख्या है, लेकिन 6 से क्या है, छोटी है कि नहीं। तो मैं क्या लिखूंगा, x सच दैट x 6 से छोटी क्या है, एक प्राकृत संख्या है। ये देखिए क्लियर। अब x 6 से छोटी एक प्राकृत संख्या है। जब मैंने ये डेफिनेशन को अगर मैं खोलूंगा तो आपको एलिमेंट क्या क्या मिलेंगे, देखिए 6 से छोटी प्राकृत संख्या क्या हुई, 1 2 3 4 5, तो आपका वही सेट आया, कोई न छूटा न कोई एक्स्ट्रा आया। क्लियर। अब मैं देखिए एक एग्जांपल और लेते हैं, सेट B इक्वल मैंने ले लिया A E I O U। अब बताइए, सोचिए, गैस करिए इसका तब तक का क्या हो सकते हैं, इन सारे A E I O U, तो इसका मैं सेट बिल्डर फॉर्म बनाऊंगा, का सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो सेट बिल्डर फॉर्म में B इक्वल क्या होगा, देखिए A के लिए भी, E के लिए भी, I A E I O U, इन 5 के 5 अक्षरों के लिए मैं किसका प्रयोग करूंगा, x का मीनिंग a भी है, x का मीनिंग e भी है, ऐसी डैश x का मीनिंग क्या है, u भी है। ठीक है, तो b इक्वल x सच दैट x क्या है मेरा, देखिए x अंग्रेजी वर्णमाला का क्या है, एक स्वर है, क्यों, स्वर तो है, x अंग्रेजी वर्णमाला का एक क्या है, स्वर है। ये देखिए वाउल है ना एक। तो अब देखिए, अब अगर इस सेट को अगर आप खोलेंगे, x अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, तो क्या क्या आ सकता है, अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर क्या होगा, a भी होगा, e भी होगा, i भी होगा, o भी होगा और u भी होगा। तो इसका मतलब कोई एलिमेंट छूटेगा नहीं, छूटेगा, और नहीं कोई एक्स्ट्रा आने वाला है। तो बहुत ईजी सा आपका ये टॉपिक है। तो हम समुच्चयों को 2 टाइप से इंडिकेट करेंगे, फर्स्ट है रोस्टर फॉर्म और सेकंड है समुच्चय निर्माण विधि या समुच्चय निर्माण रूप। ठीक है, तो ये हमारे समुच्चयों को निरूपित करने की क्या है, कुछ मेथड हैं। ठीक है, चलिए आइए अब इस पर कुछ हम जो एक्सरसाइज है उसको लेते हैं। ठीक है,
एक्सरसाइज 1.1। देखिए बहुत इजी सा एक्सरसाइज है, कुछ क्वेश्चनों को लेते हैं, बाकी आप फिर ओरल बना सकते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, देखेंगे, निम्न में से कौन समुच्चय है, अपने उत्तर का क्या देना है, कारण देना है। ठीक है, कौन सा सेट है, कौन सा सेट नहीं है, और रीजन के साथ लिखना है, ठीक है। तो पहला है, पहले का फर्स्ट पार्ट, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह, सभी महीनों का संग्रह, क्या ये सेट है। जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह, ये एक सेट है, तो ये क्या आएगा, समुच्चय है। क्यों है सेट, क्योंकि जे अक्षर से, अब मैं बाकी ओरल कर रहा हूं, क्योंकि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीने जे अक्षर के द्वारा क्या होंगे, परिभाषित होंगे, जैसे जनवरी, जुलाई, जून। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्यों, क्योंकि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले सभी महीने जे अक्षर द्वारा क्या होंगे, परिभाषित होंगे। क्लियर हो गया। तो इसका मतलब जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीने जे अक्षर द्वारा क्या होंगे, हमारे डिफाइन होंगे। तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, एक सेट हो गया। ठीक हो गया। अब देखिए सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। ठीक है। अब मेरे को एक चीज़ बताइए, क्योंकि सेट कौन बनाएगा, जो एक वेल डिफाइन होगा, अर्थात जिसकी एक व्यवस्थित परिभाषा होगी। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट वाले में जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले महीनों का जो संग्रह है ना, उसकी कोई परिभाषा है, क्योंकि उसका मतलब वो स्टार्टिंग किससे होगा, जे से होगा ना। अब भारत के सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह, क्या ये सेट है, समुच्चय नहीं है। क्यों, क्योंकि कौन सा लेखक, क्योंकि प्रतिभाशाली, क्यों, क्योंकि प्रतिभाशाली लेखक की कोई भी व्यवस्थित परिभाषा नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का अगर हम संग्रह बनाएंगे तो यह एक समुच्चय नहीं बनेगा, क्योंकि कौन सा लेखक प्रतिभाशाली है, कौन सा प्रतिभाशाली नहीं है, इसकी कोई व्यवस्थित परिभाषा है, कोई भी परिभाषा नहीं है। तो इसलिए भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह हमारा समुच्चय नहीं बनाएगा। ठीक है, कोई टफ है, बहुत इजी है, बस आपने देखना है कि किसकी कौन वेल डिफाइन है कि नहीं है। जो वेल डिफाइन होगा वही मेरा सेट बनाएगा, जो वेल डिफाइन नहीं होगा वो सेट नहीं बनाएगा। ठीक है। अब देखिए, अगर हम एक क्वेश्चन और लेते हैं, ध्यान देंगे इस पर। ठीक है, कुछ बीच में हम छोड़ रहे हैं, जैसे हम कह रहे हैं विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह, सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। तो कौन सा बल्लेबाज सर्वश्रेष्ठ है, इसकी कोई डेफिनेशन है कि कौन सा बल्लेबाज सर्वश्रेष्ठ है, इसकी कोई एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन हमारी नहीं है। तो इसलिए विश्व के 11 बल्लेबाजों का जो संग्रह होगा वो हमारा सेट नहीं बनेगा। ठीक है। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, ठीक है, कक्षा के
सभी बालकों का संग्रह, बालकों का संग्रह, ये आपकी कक्षा के, हाँ, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। इसका मतलब यह सेट है, क्यों है? क्योंकि आपकी कक्षा में जो भी बालक होंगे वो किसके द्वारा डिफाइन होंगे? आपकी जो कक्षा की संख्या है, जैसे आपकी कक्षा माना 11th है, तो 11th कक्षा के सभी बालकों का संग्रह क्या होगा? एक समुच्चय होगा। क्यों? क्योंकि आपकी कक्षा के जितने भी बालक होंगे वो कक्षा 11 के विद्यार्थियों के द्वारा क्या होंगे? परिभाषित होंगे। तो इसलिए आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह क्या है? एक समुच्चय है। क्यों? क्योंकि आपकी कक्षा के सभी बालक जो हैं वो एक क्या है? व्यवस्थित रूप से परिभाषित है नहीं। अब देखिए, अगर हम कहें 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, 100 से कम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, प्राकृत संख्या, ठीक है, तो क्या यह एक सेट बनाएगा? बनाएगा। क्यों? क्योंकि 100 से कम प्राकृत संख्याएं किसके द्वारा परिभाषित होंगी? 1 2 3 4 5 डैश कहाँ तक? 99 तक परिभाषित होंगी। क्यों? क्योंकि प्राकृत संख्याओं की एक परिभाषा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी है, तो इसका मतलब आप इस सारे क्वेश्चनों को अब बना पाएंगे। ठीक है, आइए अब एक क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। सेट ए इक्वल दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 दिया है, तो रिक्त स्थानों में आपने क्या लगाना है? ये है, तो ये या ये भरिए। ठीक है, तो आपने कहीं पर ये साइन लगाना है, इसका मतलब एलिमेंट है, कहीं पर एलिमेंट नहीं है। तो फर्स्ट पार्ट है 5A, सेकेंड 8A, अब कुछ कुछ लेंगे। ठीक है, थर्ड 0A, फोर्थ है 4A। अब जहां पर जो साइन आएगा, ठीक है, 5A के अंदर है कि नहीं है? देखो A के अंदर क्या है? 1 2 3 4 5 6 है, तो 5A के अंदर है कि नहीं है? तो 5 जो है सेट A का क्या है? एक एलिमेंट है, तो इसके लिए साइन कौन सा आएगा? एलिमेंट है, दैट साइन। 8 जो है वो सेट A के अंदर है? नहीं है, देखो 8 कहीं भी नहीं है, तो 8 डज नॉट एलिमेंट ऑफ क्या हो जाएगा? A। 0 A के अंदर है? 0 A के अंदर नहीं है, तो 0 डज नॉट एलिमेंट ऑफ क्या होगा? सेट A हो जाएगा। अब देखिए 4 सेट A के अंदर है? 4 जो है वो सेट A के अंदर है, बिल्कुल, 1 2 3 4, तो 4 इज द एलिमेंट ऑफ क्या हो जाएगा? सेट A हो जाएगा। ऐसी एक देखते हैं, फिफ्थ 2A, क्या 2A के अंदर एलिमेंट है? क्या आएगा साइन बताइए? ये वाला आएगा, इज द एलिमेंट ऑफ क्या हुआ? A। अगर मैं कहूँ 6 पार्ट 10A, 10 क्या सेट A के अंदर का एलिमेंट है? 10 डज नॉट एलिमेंट ऑफ क्या हुआ? सेट A। इसका मतलब 10 हमारे सेट A के अंदर का कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो हो पाएगा ये? तो बहुत इजी से क्वेश्चन है, तो इनको आप बना सकते हैं। ठीक है, ठीक। अब बचे हुए क्वेश्चनों को